हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक नए क्लास के साथ स्वागत करता हूं। इसके पूर्व में मेरे द्वारा 9 लेक्चर और लिया गया है, जो कि जो नए स्टूडेंट या कोई नया व्यक्ति इकोनॉमिक्स सीखने के लिए इस क्लासेस के साथ जुड़ रहा है तो वो पीछे की क्लासेस जाके कर ले, जिससे इस क्लास में वो अच्छे से कनेक्ट होकर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेगा। वैसे मैं ये प्रयास करूँगा कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसके प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा रहा था, ये आप लोगों को बता रहा था कि जो डॉलर होता है, डॉलर की कीमत यानी कि डॉलर कब ऊपर जाएगा, डॉलर कब नीचे जाएगा, ये चीज़ जो नियंत्रित करने का काम करता है वो मार्केट की जो दो महाशक्तियाँ हैं, डिमांड और सप्लाई, उसी के आधार पर तय होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉलर की कीमत कब बढ़ेगी और कब घटेगा, ये दो जो महाशक्तियाँ होती हैं मार्केट की, डिमांड और सप्लाई, वही इसको कंट्रोल करती हैं कि कब डॉलर का कीमत बढ़ेगा और कब घटेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कब डॉलर की कीमत बढ़ने वाली है और कब घटने वाली है, उसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है जिसको मैं आपको बताता हूँ। एक अमेरिकन अर्थव्यवस्था, मतलब अमेरिकन अर्थव्यवस्था को देखकर, जैसे लोग देखते हैं कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, यानी कि सारे इंडिकेशन जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था के पॉजिटिव का सिंबल दे रहे हैं, यानी कि सारे जो इंडिकेटर होते हैं मार्केट के वो सारे ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था के फेवर में हैं। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे मैं बहुत डिटेल में एफडीआई और एफपीआई के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप तब तक ये जान लें कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो होते हैं जो शेयर मार्केट में एक बड़े पूंजीपति होते हैं और वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट में जैसे वो हर मार्केट में जाकर लगाते हैं जहाँ पे उनको ये लगता है कि यहाँ पे मेरा ग्रो होगा। जैसे यूरोपियन जो शेयर मार्केट है वहाँ भी लगाते हैं, इंडिया की जो शेयर मार्केट है यहाँ भी लगाते हैं, सिंगापुर में वहाँ भी लगाते हैं, जापान वहाँ, मतलब उनको जहाँ पे लगता है कि मेरा पैसा अच्छा रिटर्न दे सकता है वहाँ पे वो लोग जाके शेयर मार्केट में लगाते हैं। जब उनको ये पता चलता है, सारे चूँकि बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनको ये जब इंडिकेशन मिलने लगता है कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था आगे जाने वाली है, वो इंडिकेटर्स को देखकर ये पता होने लगता है उनको कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था अब अच्छी स्थिति में जाने वाली है, तो वो जो अन्य कंट्रियों की शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखे होते हैं उसको वो वहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये अलग है, इसके पास जो पावर है, जो ग्रो करने का पावर है, वो और किसी देश के पास नहीं है। इसके पास अपार क्षमता है अमेरिकन मार्केट के पास। तो लोग जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो अन्य देशों में, जैसे यूरोप में, इंडिया में, सिंगापुर में, जापान में और सारी जगहों पे लगा के रखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो वो वहाँ से अपना जो डॉलर वहाँ पे ले जाके लगाते हैं, उस डॉलर को निकालना शुरू कर देते हैं इस मार्केट में लाके लगाने के लिए। तो जब वहाँ से ये लोग पैसा निकालना शुरू करते हैं तो वहाँ डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की। डॉलर की जब डिमांड बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया कि मार्केट की दो महाशक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई, जो किसी भी वस्तु के कीमत को कब घटा दें कब बढ़ा दें, वो उनका जो कंट्रोल होता है वो इन्हीं दो वस्तुओं पर होता है, इन्हीं दो कारकों पर होता है, डिमांड और सप्लाई पर। तो अब जब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब सारी मार्केट से पैसा निकालना शुरू करेंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है डॉलर का। तो एक कंडीशन ये हो गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब देखते हैं कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था ऊपर जाने वाली है, तब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा कंडीशन क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के दाम में जब वृद्धि होती है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो गल्फ़ या अन्य देशों से जिससे पेट्रोलियम बनता है, उस चीज़ का जब दाम बढ़ता है, यानी कि क्रूड ऑयल का जब कीमत बढ़ता है, तो चूँकि क्रूड ऑयल का जो व्यापार होता है
वो डॉलर में ही होता है। भले वो सारी चीज़ें उत्पादित मेनली गल्फ़ के कंट्रीज़ में होती है, लेकिन अमेरिकन जो सिस्टम है, जो मैं आपको इसके प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था कि ब्रेटन वुड में सारी चीज़ का नींव पड़ा था, यानी अमेरिकन सिस्टम जो बनाया गया था, उसमें हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि हम लोग बिना डॉलर और बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हद है कि कहा जाता है कि यदि अमेरिका को जुकाम हो जाए तो सारे देश छींकने लगेंगे। यानी कि ऐसा अमेरिकन सिस्टम डेवलप किया गया है कि बिना अमेरिका के मर्जी के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता इकोनॉमिक्स का। अर्थात यदि अमेरिका से किसी से अनबन हो जाए, जैसे अमेरिका किसी देश को बर्बाद करना चाहे तो सिर्फ उसको एक सिंगल पॉलिसी में चेंज करना है और उस देश से उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देश तबाह हो जाएगा। तो अब क्रूड ऑयल, मैं बता रहा था कि क्रूड ऑयल का जब कीमत बढ़ता है तो फिर डॉलर की कीमत बढ़ने लगती है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें एक बैरल तेल लेना है, एक बैरल क्रूड ऑयल का आयात करना है। एक बैरल जो होता है 159 लीटर होता है, ठीक है। अब हमें एक बैरल क्रूड ऑयल का आयात करना है। अब इसकी कीमत मान लीजिए पहले जो है, ठीक है, मान लीजिए पहले $50 थी, इसकी कीमत मान लीजिए पहले $50 थी। अब चूँकि हमें $50 थी तो हमको एक बैरल लेने के लिए $50 पे करना पड़ता था, ठीक है। जैसे एक बैरल जो होता है 162 लीटर में लीटर के बराबर होता है। अब हमें एक बैरल क्रूड ऑयल का आयात करना था जिसकी कीमत $50 थी, तब हमें $50 ही पे करना पड़ता था। लेकिन अब जब इसकी कीमत बढ़ के $90 हो गई, ठीक है, $90 हो गई, तो हमको अब $90 पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डॉलर का मांग बढ़ जाएगा। जैसे तेल तो हमको जो लेना है उतना ही लेंगे, तेल की मांग में तो हम कमी कर नहीं सकते, तेल की मांग में हम कमी कर नहीं सकते। तो ये पहले हम $50 में जो तेल ले पाते थे, अब उसी की कीमत बढ़ जाने के कारण $90 की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि हम आरबीआई से ज़्यादा डिमांड करेंगे डॉलर का उतने ही तेल के आयात के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा अन्य करेंसियों की तुलना में। जैसे आपने देखा कि यदि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाए, तब चूँकि जो पहले कम डॉलर में हमको उतना तेल मिल जाता था, अब उससे ज़्यादा हमको डॉलर पे करना पड़ेगा उतने ही तेल के आयात के लिए। तो इसलिए अब डॉलर की हम मांग ज़्यादा करने लगेंगे। जब हम डॉलर की मांग ज़्यादा करने लगेंगे तो डॉलर महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। हम आप लोगों को मूल्य ह्रास पढ़ाते हैं। मूल्य ह्रास क्या है? अब आप यहीं से समझना शुरू कर देंगे कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का गिरना अच्छा है कि महंगा होना, यानी कि मजबूत होना अच्छा है। मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य ह्रास को आप एक एग्जाम्पल से समझें कि जैसे $1 की कीमत आज $70 है। यानी कि मान लीजिए $1 की कीमत $70 थी पहले, ठीक है। अब आज क्या हो गया कि $1 की कीमत $80 हो गया। तो इससे क्या हुआ कि पहले हम $1 को ख़रीदने के लिए आरबीआई को $70 देते थे, ठीक है। अब आज $1 को ख़रीदने के लिए हम आरबीआई को $80 देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले डॉलर को $70 में ही ख़रीद लेते थे, अब डॉलर को हम $80 में ख़रीदते हैं। इससे क्या पता चलता है कि मूल्य जो रुपया का कीमत है वो गिर गया है डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये जो कंडीशन है इसे ही हम मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि $1 पहले $70 में मिल जाता था,
अब $1 ही लेने के लिए हमें 80 रुपया पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मूल्य का ह्रास हुआ है, मूल्य में कमी आई है। ये जो मूल्य की कमी है, ये इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो मैं आपको पहले फ़ायदे गिनाता हूँ, उसके बाद मैं इसके नुकसान बताऊँगा। फ़ायदे हम आपको बताने जा रहे थे मूल्य ह्रास के। तो मूल्य ह्रास का जो पहला फ़ायदा है, हमारा निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा। अब ये आप समझें कैसे हमारा निर्यात बढ़ेगा। देखिए, हमारा मूल्य ह्रास होने से पहला जो फ़ायदा हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है। हम देख रहे थे कि हमारा जो समस्या है हमारे देश का, वो x-m निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो हमको ज़रूरत क्या है कि निर्यात को बढ़ाने का। और जो हमारे देश की इस समय पॉलिसी चल रही है, निर्यात प्रोत्साहन की नीति हमारी चल रही है कि हमको निर्यात बढ़ाना है। तो इसमें ये फ़ायदा भी हमको दिख रहा है कि मूल्य ह्रास से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है कि निर्यात हमारा बढ़ेगा। अब आप समझिए कि निर्यात हमारा कैसे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कल $1 की कीमत 70 रुपया थी, ठीक है। कल $1 की कीमत 70 रुपया थी। जैसे एक पेन है, पेन की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है, ठीक है, जिसमें से हमें 2 रुपये प्रॉफिट मिलता है, 8 रुपये इसका जो है कॉस्ट है, लागत मूल्य है, ठीक है। 8 रुपये इसका लागत मूल्य है, 2 रुपये मेरा प्रॉफिट है। टोटल इसका मूल्य कितना हुआ? 10 रुपये। अब हम $1 में 70 रुपया हुआ। तो हम जो अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका को हम सप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि अमेरिका को हम सप्लाई करते हैं। $1 जब 70 रुपये के बराबर है, तो हम अमेरिका जो है 7 पेन देंगे, यानी $1 में 7 पेन ये देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मूल्य ह्रास हुआ, मतलब रुपये की कीमत गिर गई डॉलर के कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा जब $1 80 रुपये के बराबर हो गया। चूँकि हमको प्रॉफिट 2 रुपये ही इस पेन पे चाहिए, चूँकि हम चाह रहे हैं कि निर्यात बढ़े, तो निर्यात बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी वस्तुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो अन्य देशों की तुलना में। तो अब वही चीज़ तो हो रहा है कि $1 की कीमत जब 80 रुपया हो गई, तब अब क्या होगा कि इसमें हम 80 रुपये में, चूँकि 10 रुपये की एक पेन है हमारी, तो हम 8 पेन भेजना शुरू करेंगे। $1 में 8 पेन। तब अमेरिकन इस चीज़ को, यानी कि विदेशी मार्केट में पहले हम $1 में 7 पेन देते थे, अब हम $1 में 8 पेन देंगे। क्योंकि अब वस्तुएं हमारी सस्ती हो गई हैं विदेशी मार्केट में, तो हमारे वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मूल्य ह्रास से हमारा निर्यात बढ़ता है, ठीक है। एक फ़ायदा हो गया। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूं कि दूसरा क्या फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है टूरिज़्म, यानी पर्यटन हमारा बढ़ेगा। पर्यटन हमारा बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ता है इसको आप समझिए कि जैसे एक ही एग्जाम्पल, इसी से मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, आप समझते जाएं कि पर्यटन हमारा कैसे बढ़ेगा। और पर्यटन से बहुत अच्छा फ़ायदा देश को मिलता है, यानी कि अब इस मूल्य ह्रास से, रुपये के गिरने से जो है, ये सारे फ़ायदे हैं, आप सुनते जाइए। पर्यटन में कैसे फ़ायदा होगा, जैसे मान लीजिए $1 की कीमत 70 रुपया है पहले, ठीक है, और मूल्य ह्रास जब हुआ तो $1 की कीमत 80 रुपया हो गई, ठीक है। मान लीजिए कोई अमेरिकन है जो भारत घूमने के लिए आना चाहता है, तो उसने क्या किया कि $5000 लेकर अमेरिका से चला हमारे देश। अब जब वो पहली कंडीशन में, मतलब ये पहली कंडीशन में जब मेरा मूल्य ह्रास नहीं हुआ था, तब वो आता है, तब उसको 535, यानी कि 3.5 लाख रुपया उसको पहले कंडीशन में मिलता है, ठीक है। अब वो देखता रहता है
क्योंकि अभी मूल्य का ह्रास नहीं हुआ है, मूल्य कम नहीं हुआ है डॉलर का, तो इस कंडीशन में वो प्लान करता है कैंसिल, क्योंकि उसको अभी ये उतना मूल्य नहीं लग रहा है। यानी कि उसको पहले कंडीशन में 5,000 लेके आता तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपया मिलता। अब दूसरे कंडीशन में देखिए कि अगर दूसरे कंडीशन में वो 5,000 रुपया लेके आता तो उसको 4 लाख रुपया मिलता, यानी कि उसको ज़्यादा रुपया मिला। ठीक है, पहले कंडीशन में उसको 3.5 लाख रुपया मिलता और दूसरे कंडीशन में उसको 4 लाख रुपया मिलता। तो जो टूरिस्ट हैं वो इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं, वो ऐसे कंडीशन को देखते हैं कि जब मूल्य ह्रास हो रहा हो तब वो तभी घूमने चला जाए, क्योंकि प्लानिंग अपनी करनी है। तो ऐसे कंडीशन में आएंगे, यानी कि जब हमारे देश में मूल्य ह्रास होता है, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती है, तो हमारे देश में पर्यटन भी बढ़ता है। ठीक है, मैं तीसरा कंडीशन आपको बताता हूं कि तीसरा फ़ायदा क्या है, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। एनआरआई, जो हमारे देश के बाहर काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम कहते हैं एनआरआई, ये भी उसी टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मूल्य ह्रास होगा, उसी टाइम पे पैसा भेजा जाए। वो क्यों करते हैं, इसी एग्जाम्पल से आप समझें कि जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है जो बाहर काम कर रहा है और $1 की कीमत 70 रुपया है, उसको मान लीजिए 5,000 रुपया भेजना है अपने घर। ठीक है, एनआरआई है जो बाहर विदेश में काम करता है और वो अपने घर पैसा भेजना चाहता है $5,000। वो अब देखता है कि $1 की कीमत 70 रुपये के बराबर चल रही है, तो यदि इस टाइम वो भेजेगा अपने घर तो उसको 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया जो है उसके घर को मिलेगा, यानी 3.5 लाख रुपया मिलेगा। यदि $1 की कीमत 80 रुपया हो जाए, $1 की कीमत 80 रुपया हो जाए, तब वो अगर 5,000 रुपये भेजता है तब उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। आप मुझे बताओ कि यदि आप जो है वहाँ पे काम कर रहे होते तो आप किस टाइम पे पैसा भेजना उचित समझते? मुझे लगता है कि आप भी इसी टाइम का इंतज़ार करते कि हम भेजें तो कुछ ज़्यादा रुपया घर पे मिले, तो आप इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे होते। तो ये 3 फ़ायदे हैं मेनली। एक फ़ायदा और है इसमें, चौथा फ़ायदा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लें कि एफडीआई वो होते हैं जैसे जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में आकर निवेश करके कुछ उत्पादन करके ये यहाँ पे बिजनेस करना चाहती हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर, यानी आधारभूत संरचना लगाकर अपनी कंपनी खोलकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन करके अपना आय का सृजन करना चाहती हैं। तो वो कंपनियां भी उसी टाइम का इंतज़ार करती हैं, यदि उनके पास अवसर है इंतज़ार करने का तो वो इंतज़ार करती हैं। वो किस चीज़ का, कि जैसे मान लीजिए इनको $1 की कीमत, देखिए मैं एक ही एग्जांपल से सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। $1 की कीमत जब 70 रुपया है, तब यदि मान लीजिए ये $1 लाख लेकर आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 70 हो जाएगा। ठीक है, यदि $1 की कीमत अब 80 रुपया हो जाए, इस टाइम पे ये आएंगे तो $1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 80 हो जाएगा, यानी इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा रुपया मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ के रुपए की क्रय शक्ति क्षमता जो है जो होगी वो वही रहती है, डॉलर के कीमत से बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे चूँकि वो उनको ज़्यादा रुपया मिलेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने लिए ज़्यादा आय का सृजन कर पाएंगे। तो ये कुछ फ़ायदे थे मूल्य ह्रास के। ऐसा नहीं है कि जब रुपया डॉलर के मुकाबले अगर गिर रहा है तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, या आप समझ रहे होंगे कि निर्यात उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जितने निर्यातक हैं हमारे वो उसी टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं मेनली कि ये मूल्य ह्रास हो। मूल्य ह्रास से उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है और उनकी वस्तुओं की डिमांड विदेशी मार्केट में बढ़ जाती है। पर्यटन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, मूल्य ह्रास का ही इंतज़ार करते रहते हैं लोग। एनआरआई भी इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। एनआरआई है ये, एनआरआई ये भी इंतज़ार करते रहते हैं। एफडीआई में आप देख रहे होंगे कि इतने सारे फ़ायदे हैं।
इन चीज़ के मूल्यह्रास के। अब कुछ नुकसान देख लीजिए कि क्या लॉस है, मूल्यह्रास के नुकसान क्या क्या हैं, आपको मैं एक बार में बताऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखें कि नुकसान क्या है मूल्यह्रास के। पहला तो आयात घटेगा, आयात घटता नहीं है। आप सोचिए कि मैं इसको प्रीवियस क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि आयात किन चीज़ों पे आप घटाएंगे। मेनली जो हमारा आयात होता है क्रूड आयल होता है, क्रूड आयल को आप घटा नहीं सकते हैं, तो आयल नहीं घटा सकते। और हम कोयले का आयात करते हैं, कोयला भी नहीं हटा सकते, इसलिए कि आप बिजली का उत्पादन उससे करते हैं। गोल्ड का भी उत्पादन, गोल्ड का आयात हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, 800 से 900 मीट्रिक टन के बराबर प्रतिवर्ष, तो हम उसको भी नहीं घटा सकते। इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि वो उसका जो यहाँ पे श्रम तकनीक के जो श्रमिक उसमें लगे हैं काम के लिए, वो बहुत बड़ी संख्या में है। अच्छा, जितने का हम आयात करते हैं उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट होता है निर्यात करके, तो हम उसको भी नहीं घटा सकते। यानी कि आयात क्या होगा, घटेगा नहीं, आयात महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। यानी कि आयात महंगा होने से सीधा जो संबंध है वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से। जब आयात महंगा हो जाएगा, यानी कि जो आयात करने के लिए पहले मान लीजिए हम $10 पे करते थे, क्योंकि आयात महंगा हो जाने के बाद हम उसी वस्तु का आयात करने के लिए $15 पे करें, एक मान रहा हूँ मैं, तब आप सोचिए कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो काफ़ी घटने लगेगा। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है ये कि आयात महंगा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या मेन इस पे है, विदेश जाना महंगा हो जाएगा, विदेश जाना महंगा हो जाएगा। वो चाहे जिस उद्देश्य से आप जा रहे हों, घूमने टहलने, चिकित्सा के लिए, कुछ भी करने के लिए आप विदेश जा रहे हैं, तो वो महंगा हो जाएगा। क्योंकि डॉलर की, जब डॉलर पहले आप जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पहले जाने की, मान लीजिए $1 की कीमत ₹70 थी, ठीक है, और हमें जाने का जो खर्चा बताया गया वो मान के चलिए कि $2000 बताया गया, $2000, ठीक है। $2000 में हम अमेरिका जा सकते थे, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 रुपये खर्चा हुआ। लेकिन यदि इसका कीमत घट जाए, यानी मूल्यह्रास के कारण $1 की कीमत ₹80 हो जाए, खर्चा मेरा अभी भी उतना ही हमें बताया गया $2000 के बराबर, तो अब कितना खर्चा हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। मतलब पहले केस में जब ₹70 में था डॉलर, तो हमको 1,40,000 पे करना पड़ रहा था। जब इसकी कीमत $1 की कीमत ₹80 हो जा रही है, तो हमको 1,60,000 पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब विदेश जाना हमारे लिए महंगा हो जाएगा। हालांकि ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे यहाँ जो विदेश में जाने वाले लोग हैं बहुत धन धान्य से संपन्न हैं, तो उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। अब हम आप लोगों को मूल्य वृद्धि बताते हैं, एप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि। इसमें एकदम उल्टा होता है। मूल्य वृद्धि इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का बढ़ना। यानी कि पहले $1 मान लीजिए ₹80 के बराबर था, $1 पहले ₹80 के बराबर था, तो अब $1 बढ़कर ₹70 के बराबर हो गया। अब इस कंडीशन में क्या फ़ायदे होंगे, जैसे $1 ₹80 में पहले था, अब $1 ₹70 में हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रुपया डॉलर के तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। मतलब कि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि डॉलर जो है कमज़ोर हुआ है रुपये की तुलना में। तो ये जब आम आदमी सुनता है कि जब डॉलर की कीमत घटी है, डॉलर हमारे रुपए के कंपैरिजन में कमज़ोर हुआ है, तो आम आदमी को बड़ी खुशी मिलती है।
यानी कि $1 की कीमत जब 70 रुपया हो गया तो इसका मतलब मूल्य वृद्धि हुआ, हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। तो इस कंडीशन में कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। मैं नुकसान और फ़ायदे आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा एक ये है कि हमारा, पहले फ़ायदा हम आपको बता देते हैं। फ़ायदा पहला ये है कि आयात बढ़ेगा। आयात बढ़ता क्या, जितने की ज़रूरत है उतना ही मंगाता है आदमी। आयात सस्ता होगा, ऐसा लिखते हैं, आयात सस्ता। इससे तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक बैरल तेल जो है, मान लीजिए उसकी कीमत जो है $90 है, $90 है, ठीक है। एक बैरल तेल जिसकी कीमत $90 है, एक बैरल में आता है 159 लीटर। अब मान लीजिए $1 की कीमत पहले थी 80 रुपया, ठीक है। $1 के लिए हमको 80 रुपया पे करना पड़ता था, तब हमें इसको लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि ज़्यादा रुपया पे करना पड़ता था हमको। $90 ख़रीदने के लिए ज़्यादा रुपया पे करना पड़ता था, ठीक है। अब जैसे $1 की कीमत 70 रुपया हो गया, यानी कि हमारे जो रुपया मजबूत हुआ है, तब हमें 70 रुपया पे करना पड़ रहा है $1 के लिए, तब हमें ये खरीदना इसकी तुलना में ज़्यादा आसान होगा। आप समझ पाए होंगे कि हुआ क्या कि $1 जब 80 रुपया में था, तब हमें $1 खरीदने में 80 रुपया पे करना पड़ता था। लेकिन अब $1 70 रुपया में हो जाने के कारण हमें $1 खरीदने के लिए 70 रुपया पे करना पड़ रहा है। यानी मान लीजिए कि $90 हमको टोटल एक बैरल की कीमत है, $90। तो यानी कि अब समझिए कि $1 यदि पहले 80 रुपये में था, ठीक है, और $1 अब जो है वो 70 रुपया में है, तो टोटल पैसा कितना पे करना पड़ेगा ये थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए $90 हमको देना था, और $1 की कीमत इस कंडीशन में जब मूल्य वृद्धि नहीं हुई है, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, यानी कि हो जाएगा 7200। इतना रुपया हमें पे करना पड़ेगा, 7200 रुपया देना पड़ता, ठीक है, यदि डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर होता तो। लेकिन अब 70 रुपया में $1 हमें मिल जा रहा है, तब $90 का कीमत कितना हो जाएगा, 70 रुपये प्रति डॉलर है, तो 6300 रुपये में हमको $90, यानी कि आप समझिए कि 6300 रुपये में हमें एक बैरल तेल मिल जा रहा है। पहले जब डॉलर की तुलना में हमारा रुपया कमज़ोर था, तब हमें भी 7200 रुपया पे करना पड़ रहा था। यानी कि मूल्य वृद्धि से हमें पहला फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा आयात सस्ता हो जाएगा। कैसे हुआ? एक बैरल तेल की, जो कि 162 लीटर होता है, एक बैरल $90 का था, ठीक है। पहले कंडीशन में जब मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी, तब $1 की कीमत 80 रुपया था। दूसरे कंडीशन में जब $1 80 रुपये के बराबर था, तो $90, यानी $90 में एक बैरल मिलता है, तो $90 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 80, तो हमको 7200 रुपये हुआ। 7200 रुपये पे करना पड़ रहा था एक बैरल के लिए। लेकिन अब जब चूंकि मूल्य वृद्धि हो गया है, मूल्य वृद्धि होने के कारण अब हमको ये 6300 रुपये में ही मिल जा रहा है। यानी कि जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपया मजबूत होगा, तो मेरा आयात सस्ता हो जाएगा। ये पहला फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा है विदेश जाना आसान हो जाएगा, विदेश जाना सस्ता, विदेश जाना सस्ता हो जाएगा। इससे मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है जो कि अमेरिका में जाके पढ़ाई करना चाहता है, उसकी खर्चा उसको बताया जाता है कि आपको $5000 पे करना पड़ेगा, $5000।
ये खर्चा उसको बताया जाता है कि $5000 आपको देना पड़ेगा ये एकेडमिक पूरा करने के लिए। ठीक है, वो मान लीजिए पहली कंडीशन में जब $1 जब मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी तब $1 की कीमत 80 रुपया थी। ठीक है, तब उसको कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि $5000 उसको खर्चा करना है टोटल, तो कितना होगा 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया देना पड़ता। जब रुपया कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले तब उसको 4 लाख रुपया पे करना पड़ता। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब $1 की कीमत 70 रुपया है तब चूंकि खर्चा उसका 5000 उसको बताया गया है, तो 5000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी कीमत 3.5 लाख आएगा। यानी कि विदेश जाना सस्ता हो जाएगा जब हमारे रुपया जो है डॉलर की तुलना में मजबूत हो, यानी कि डॉलर कमज़ोर हो रुपये से, तब उस कंडीशन में हमारा ये आयात सस्ता हो जाएगा और विदेश जाना सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या होंगे? नुकसान के बारे में आप जान लें तब आप समझ आपकी बन जाएगी। जब मैं अब जल्दी ही हम आने वाले हैं टॉपिक में, ये बेसिक का पोर्शन अब लगभग धीरे धीरे 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधे सिलेबस की ओर जाना शुरू करूँगा। तब आप सिलेबस को मैं जब बताना शुरू करूँगा तो मैं थोड़ा बताऊँगा, और चूँकि सारी चीज़ें आपके सामने खुल गई हैं तब आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे पूरे सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपके लिए पूरा इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या मैंने आपको समझा दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा खोल दिया, अब वर्ल्ड इकॉनमी थोड़ा बता दिया। अब आपको जब मैं सारे डायमेंशन जब खोल के बता रहा हूँ, उसके बाद जब मैं सिलेबस में जाऊँगा तो आपको थोड़ा बताऊँगा और ज़्यादा समझ में आएगा। अब मूल्य वृद्धि के नुकसान देखिए, नुकसान क्या क्या है। नुकसान क्या होगा? निर्यात कम हो जाएगा, निर्यात कम। ये कैसे होगा अब आप समझिए कि पहले जो है $1 की कीमत 80 रुपया थी। $1 की कीमत 80 रुपया थी। ये पेन है जिसकी कीमत 10 रुपया मैंने लगा रखी है। 8 रुपये इसका लागत का मूल्य है और 2 रुपये मेरा प्रॉफिट है। तो $1 में हम किसी देश को 8 पेन दिया करते थे। चूँकि 80 रुपये हुआ ना, तो 80 में मेरा 8 पेन पड़ा, तो $1 में हम 8 पेन दिया करते थे। जैसे मान लीजिए अमेरिका को ही हम निर्यात करते थे या विदेशी मार्केट में हम 8 रुपये में बेचा कर $1 में 8 पेन दिया करते थे। अब चूँकि मूल्य वृद्धि हो गया है, $1 जो है 70 रुपये के बराबर हो गया है, तो हम चूँकि अब उससे कम तो कर नहीं सकते हैं, तो $1 में हम 7 पेन देने लगेंगे। तो मतलब हमारी वस्तुएं महंगी हो गई विदेशी मार्केट में। जब हमारी वस्तुएं विदेशी मार्केट में महंगी हो जाएंगी तो हमारे वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होने से हमारा निर्यात घट जाएगा। निर्यात का घटने से हमारे तात्पर्य ये है कि ये जो कंडीशन मैंने लिख रखी है कि निर्यात तो वैसे ही हमारा चौपट है, इस कंडीशन में हमारा निर्यात और घट जाएगा। निर्यात जब, चूँकि आयात तो हम घटा ही नहीं सकते, आयात हम इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि आयात हम जिन चीज़ों का आयात करते हैं उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम आयात को कम नहीं कर सकते। और चूँकि वस्तुओं का जब ये मूल्य वृद्धि हो जाएगा, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, तब हमारा निर्यात घट जाएगा। तो ये जो हमारा व्यापारिक घाटा था, व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा प्रति माह 15 से 18 बिलियन डॉलर का जो है ये और बढ़ने लगेगा। तो इसका भी सीधा इफ़ेक्ट जो है विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ेगा। यानी आयात को तो हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, निर्यात हमारा कम हो जाएगा, तो यानी पैसे का इनकम कम हो जाएगा। आयात तो हमको करना ही है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। तो ये इसका नुकसान है। पहला नुकसान मैंने आपको बताया। अब दूसरा आप समझिए, टूरिज्म, पर्यटन कम हो जाएगा।
पर्यटन कम कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए $1 की कीमत पहले 70 रुपया थी, सॉरी पहले 80 रुपया थी, ठीक है। $1 की कीमत पहले 80 रुपया थी। तो मान लीजिए कोई विदेशी है जो $5000 लेके आना चाहता था, $5000 लेके आ रहा था, तब उसको जो है 4 लाख रुपया मिल जाता था। भाई $1 की कीमत 80 रुपया, तो $5000 वो लेके आएगा तो उसको 4 लाख रुपया मिलता, ठीक है। अब वो जब लेके आता है, $1 की कीमत जब 70 रुपया हो गई है, ठीक है, $1 जब मूल्य वृद्धि हुआ तो $1 की कीमत 70 रुपया हो गया। तो जब $5000 वो लेकर आएगा, $5000 जब लेके आएगा तो अब उसको 3.5 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि जब मूल्य वृद्धि हो गया है तब उसको 3.5 लाख रुपया मिलेगा। तब जब 3.5 लाख रुपया मिलेगा तो उसको ये चीज़ खराब लगेगी, क्योंकि पहले उसको 4 लाख मिलती थी, अब 3.5 लाख मिलेगी। तो ये पर्यटन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, पर्यटन कम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो है एनआरआई, एनआरआई भी पैसा भेजना बंद कर देंगे या फिर कम करेंगे, मतलब उतना ही भेजेंगे जितने की उनको ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा वो जो भेजना चाहते थे वो नहीं भेजेंगे। वो कैसे, वो आप समझिए कि एनआरआई पहले मान लीजिए $5000 भेजना चाहते थे, ठीक है, $5000 वो अपने घर भेजना चाहते थे। जब $1 की कीमत पहले 80 रुपया थी, तब जब वो $5000 भेजते थे तो उनके घर पहुंचता था 4 लाख रुपया। समझ गए? मैं एक ही एग्जाम्पल को सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे क्या दिक्कत आ रही है। अब दूसरा क्या है कि जब $1 की कीमत 70 रुपया हो गई, तो अब समझिए क्या होगा। जब $5000 भेजे 80 के कीमत में तो 4 लाख मिला, अब 70 के कीमत में 5000 जब भेजेंगे तब उनको 3.5 लाख उनके घर वालों को मिलेगा। तो इस कंडीशन में उनको 50,000 का नुकसान होगा। आप बताइए कि भेजना चाहेंगे? यदि आप वहाँ पे होते तो क्या भेजना पसंद करते? आप भी इसी टाइम का इंतज़ार करते। तो इसका मतलब ये है कि मूल्य वृद्धि से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है, और मूल्य ह्रास से भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। तो अब हम देखें कि क्या एक्चुअल में समस्या है। मूल्य वृद्धि ज़्यादा इस समय हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि मूल्य ह्रास हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हमारे लिए ज़्यादा सही है। चूँकि आपके लिए मैं ये इक्वेशन लिखा था, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x - CM निगेटिव है। इससे मतलब यह है कि हमारा निर्यात आयात से कम है, निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। यानी कि हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं। आयात किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छा माना जाता है? देखिए, निर्यात हम लोग कम करते हैं, आयात हम लोग ज़्यादा करते हैं। आयात किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छा होता है? जब रुपया मजबूत हो। ये तब अच्छा होगा जब रुपया मजबूत हो, ठीक है। जब मजबूत होगा रुपया तो हमारा आयात थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार पे उसका इफ़ेक्ट कम पड़ेगा, जो अभी पूरा खाली होने लगता है, क्योंकि हमको बहुत सारा आयात करना पड़ता है। क्रूड ऑयल, कोयला और 800 से 900 मीट्रिक टन हम गोल्ड आयात करते हैं। तो उससे जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी प्रभावित होता है। यदि हमारा मूल्य, रुपये का मूल्य जो है डॉलर की कंपेरिजन में मजबूत होगा तो हमारा आयात थोड़ा सस्ता होगा, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे कम भार पड़ेगा। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दूसरा, यदि मूल्य ह्रास हो, ये कब बढ़ेगा? निर्यात कम बढ़ेगा। निर्यात तो जब मूल्य वृद्धि होगा तो निर्यात तो ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी विदेशी मार्केट में, तो हमारी वस्तुओं का कोई डिमांड नहीं रहेगा। तो निर्यात बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मूल्य ह्रास हो, यानी कि रुपए की कीमत गिरे डॉलर के कंपैरिजन में, तब हमारा ये यक्स बढ़ेगा। यक्स जब बढ़े तब यक्स का बढ़ना ज़रूरी है। यदि हम व्यापार घाटा जो है, जो 15 से 18 बिलियन डॉलर का है, यदि उसको हम संतुलन में लाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को यहीं पे रखें।
इसके बारे में जब हम सिलेबस में चलेंगे तो हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे मैंने एफडीआई आपको नहीं बताया है, एफपीआई आपको हम सारी चीज़ें नहीं बताए हैं, तो ये सारी समझने के लिए इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि मैं जब सिलेबस में चलूँगा तो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी हालांकि मैंने एक झलक आपको दिखा दिया है कि मुद्रा के बढ़ने से और घटने से क्या होता है। आप इस स्थिति में आ गए होंगे कि आप खुद से समझने लगे होंगे कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। अब मैं आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। अब हम आपको अवमूल्यन और अधिमूल्यन बताते हैं। डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। देखिए, जो मूल्य ह्रास होता था वो बाज़ार की जो शक्तियाँ हैं, डिमांड और सप्लाई, उस पर आधारित होता था, उसके मूल्य में ह्रास होता था। यानी कि रुपया कमज़ोर होता था डॉलर के मुकाबले। लेकिन अवमूल्यन, जिसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, अवमूल्यन ये बाज़ार की शक्तियों के द्वारा नहीं होता है। अवमूल्यन में भी वही होता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, लेकिन अवमूल्यन बाज़ार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित ना होकर ये पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी के द्वारा कमज़ोर कराया जाता है। अब इसको आप समझें कि ये क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बहुत ही टफ टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मैं कंफर्टेबल करूँ। इसे आपकी जब ये समझ बन जाएगी तो आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ जाती है, आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आने लगता है। अब आप समझें कि अवमूल्यन क्या हो रहा है। मैं पहले आपको एक समझाता हूं कि व्यापार का कैसे होता है। व्यापार कैसे होता है, अवमूल्यन का आप सीधा मतलब समझ लें कि रुपए को डॉलर के मुकाबले कमज़ोर कराया जाता है सरकार की पॉलिसी के द्वारा। जैसे भारत में आरबीआई इस चीज़ को करता है, अवमूल्यन कराता है, यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए को कमज़ोर करता है। अब उसके फ़ायदे नुकसान में सारी चीज़ें आपको अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत, और ये है रसिया यानी रूस, ठीक है। एक व्यापारी भारत का है और एक व्यापारी रूस का। अब दोनों व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक यहाँ पे लिख लेते हैं, $1 बराबर है 50 रुपये। देखिए, आसान करने के लिए मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, जिससे आसान आपको आसानी से कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। $1 जो है 50 रुपये के बराबर है, और यहाँ $1 जो है 100 रूबल के बराबर है, ठीक है। रूबल होती है यहाँ की करेंसी, तो 100 रूबल के बराबर है। $1 100 रूबल के बराबर है, यहाँ $1 50 रुपए के बराबर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये आदमी जो बैठा है किसी वस्तु का व्यापार करता है, जिसकी जो कीमत है वो 50,000 रूबल है। 50,000 रूबल, ठीक है, इसमें रूबल 50,000 रूबल है उसकी कीमत। अब चूंकि रूबल से तो इसमें व्यापार कर नहीं सकता है, व्यापार करने का तरीका डॉलर ही है, डॉलर में वो करेगा। तो $50,000 को जब इससे $1 में कैलकुलेट करेगा, डॉलर में ट्रांसफ़र करेगा, तो वो 500 हो जाएगा, $500, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठा व्यापारी यहाँ से किसी वस्तु का आयात करना चाहता है, जिसकी कीमत यहाँ के रुपए में 50,000 रूबल है, तो वो चूँकि रूबल में तो इसको ये पे नहीं करेगा, इसको ये पे करेगा डॉलर में। तो डॉलर में पे करने के लिए इसको डॉलर में चेंज करेंगे तो $500 आ जाएगा। जैसे $1 की कीमत 100 रूबल है, तो 50,000 रूबल की कीमत $500 हो जाएगी। अब ये जो व्यक्ति है, ये भी चूँकि अब डिमांड करेगा डॉलर में पे करने के लिए आरबीआई से, तो आरबीआई इसको ये कन्वर्ट करेगी। अब कितना रुपया हो जाएगा? 25,000। यानी कि भारत का आदमी जो आयात कर रहा है, जो व्यापारी, ये 25,000 रुपये आरबीआई को देगा, तो आरबीआई इसको $500 देगा। एक्चुअल में ये होता नहीं है। ये जब 25,000 इसको पे कर देगा, तो ये उठा के यहाँ पे कर देगा रसिया के जो केंद्रीय बैंक है उसको, और वहाँ से केंद्रीय बैंक जो है
डॉलर रख लेगा और रूबल में इसको पे कर देगा। ये सिस्टम होता है कि ये इसको यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कि जैसे 50,000 रूबल का व्यापार होना है, 50,000 किसी वस्तु की कीमत है और ये इसको चाहिए 50,000 रूबल की चीज़, तो ये क्या करेगा, ये अपना वस्तु जो है यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करके इसको बता देगा कि $500 का ये हुआ। क्योंकि रूबल की बात ही नहीं होगी, वो डॉलर में ही बात हो जाएगी। जब $500 की बात करेगा तो ये उठा के यहाँ पे ये 25,000 रुपये भारत सरकार के आरबीआई को पे करेगा, तो आरबीआई उठा के रसिया की जो केंद्रीय बैंक होगी वहाँ पे कर देगा, वहाँ से इसको मिल जाएगा रूबल में कन्वर्ट होकर। ठीक है, ये व्यापार का नियम होता है। अब आप समझिए कि $500 में पहला व्यापार जो हुआ 50,000 रूबल के बराबर, वो 25,000 पे करने पर हो गया। ठीक है, अब आप समझिए कि अवमूल्यन, यदि रसिया अवमूल्यन कर दे, यानी कि अपने रूबल की कीमत डॉलर के मुकाबले कम कर दे, तब देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए अवमूल्यन क्या किया, $1 की कीमत को घटाकर उसने कर दिया 125 रूबल। अब जैसे देखिए क्या किया उसने, अपनी नीति में चेंज किया, अवमूल्यन कर लिया, यानी कि $1 को 100 रुपये नहीं, $1 को 125 रुपये कर दिया, यानी 25% उसने अपना ह्रास कर लिया, अवमूल्यन कर लिया। तो अब देखिए क्या होगा, कैसे प्रभावित होगा सारी चीज़ें। जैसे 125 हो गया, तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो अब आप डिवाइड कर लें, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ 125 से। भाई यानी कि 5,000 जो 50,000 रूबल है, जब 125 रुपये प्रति रूबल हो जाएगा, $1 बराबर 125 रूबल हो जाएगा, तो ये जो नया रेट आएगा, देखिए उसको फ़ायदा वही चाहिए, उसको 50,000 रूबल ही चाहिए। तो 50,000 रूबल तो उसने लिया अपना, ठीक है, नया जो पहले वाला ये था अब नया है ये, उसको चाहिए कितना, 50,000 रूबल। अब चूंकि 125 रुपये में $1 125 रुपये के बराबर हो गया है, यानी कि अवमूल्यन कर लिया है रसिया ने। तो अब क्या होगा कि अब उसको जो डॉलर में इसको चेंज करेंगे 50,000 को, तो ये आएगा $400। यानी कि पहले भारत को अवमूल्यन के पहले $500 पे करना पड़ता था। ये जो व्यक्ति बैठा है इसको आयात करने के लिए $500 पे करना पड़ता था, अब उसको $400 पे करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए भारत के रुपए की कीमत 50 रुपये है, तो अब इसको 20,000 ही पे करना पड़ रहा है। मतलब 20,000 रुपये पे करता है ये आरबीआई को, तो आरबीआई इसको जाके $400 दे देता है। अब आप समझ गए होंगे, ये आप मुझे बताएं कि अच्छी बात है कि ख़राब बात है। आप थोड़ा अंतर मन में सोचें कि क्या ये अच्छी बात है कि ख़राब बात है, जो ये चीज़ें हो रही हैं कि पहले $500 में मिल रहा था भारत को ये वस्तु, अब यही वस्तु $400 में मिल रहा है अवमूल्यन के कारण। तो बताइए अच्छी बात है कि ख़राब बात है। तो ये आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि $100 का हमें फ़ायदा हो रहा है, यहाँ हमें 5,000 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत बुरी बात है। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको मैंने कहा कि जब वस्तुओं का डॉलर के कंपैरिजन में मुद्राएं कम हो जाती हैं, कीमत उनका अवमूल्यन हो जाता है, यानी कि मूल्य ह्रास हो जाता है, तो उनका निर्यात बढ़ता है। अब आप सोचिए कि रसिया का तो बल्ले बल्ले है, रसिया का तो बहुत फ़ायदा होगा कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी, तो लोग उनकी डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो यही पूरे मार्केट में छा जाएंगे। तो यही नहीं छा जाएंगे तो भारत के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये भी अपने मूल्य अवमूल्यन करेंगे, रुपए का अवमूल्यन करेंगे, तो यही फिर करेंसी वार शुरू हो जाएगा। सारे देश सिर्फ अपनी वस्तुओं का अवमूल्यन ही करने लगेंगे, और अवमूल्यन करते करते ये अवमूल्यन करने से सारे मतलब फिर से वही स्थिति आ जाएगी। जब सारे देश अवमूल्यन कर लेंगे तो फिर से वही स्थिति बन जाएगी, सारी वस्तुएं, सारे देशों की वस्तुएं उतने ही बराबर हो जाएंगी। तो ये करेंसी वार होता है। अब हम लोग जब करेंसी वार को लेकर
WTO में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि ये करेंसी वार चल रहा है, तो आपको ये जानकारी होगी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बैठा है वो अच्छे वातावरण को बनाता है व्यापार के लिए। तो क्या ये अच्छा वातावरण है कि बुरा वातावरण है? आपको लग रहा होगा कि ये बुरा वातावरण है, तो ये बिल्कुल बुरा वातावरण है। लेकिन यही है अमेरिकन सिस्टम, यही है ये जो बड़े यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका है, ये लोग किस तरह से सारी चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करते हैं कि आप समझिए कि इन लोगों का कैसा नज़रिया है कि आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये गलत चीज़ है, गलत ढंग से सारी चीज़ें ट्रेड की जाएंगी, गलत व्यापार करने का एक गलत तरीका है, लेकिन इस तरीके को WTO एकदम वैध मानता है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी हुई होगी कि WTO जो बैठा है अच्छे से ट्रेड कराने के लिए, वो इस तरह के ट्रेड को, करेंसी वार को वो सही मानता है। वो सही इसलिए मानता है कि चूँकि अमेरिका, उसका आका जो बैठा है, वो कहता है कि ये ऐसे होने दो। ऐसे होने से क्या होगा कि एक बार आपने रुपए की कीमत घटा दी, यानी अपनी मुद्राओं की कीमत घटा दी, तो ठीक है, आपको थोड़े दिन फ़ायदा हो सकता है कि करेंसी वार करते समय थोड़ा बड़ा फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रुपए का मूल्य हमेशा के लिए घट जाएगा और इसमें सिर्फ फ़ायदा हार्ड करेंसी वालों का ही होगा। तो वो तो चाहते हैं कि आप ये जो करेंसी वार है ये आप करें और रुपए को या मुद्राओं को अपने अवमूल्यित करें, जिससे आप जो है इस जाल में फंस जाएं। जाल में फंसने का फिर दोहन करने के लिए वो लोग बैठे ही हैं। तो ये चीज़ होता है अवमूल्यन में। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अधिमूल्यन। अब हम आप लोगों को बताते हैं रीवैल्यूएशन यानी अधिमूल्यन क्या होता है। अधिमूल्यन में बाज़ार की जो दो शक्तियाँ मैंने आपको बताई हैं, डिमांड और सप्लाई, उसके द्वारा डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का मूल्य नहीं नियंत्रित होकर, बल्कि पॉलिसी के द्वारा जब मूल्य को नियंत्रित किया जाता है, यानी मूल्य को डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाया जाता है, तो वो अधिमूल्यन होता है। देखिए, अवमूल्यन भारत सरकार ने भी 2-3 बार किया है, लेकिन ठीक है, 2-3 बार अवमूल्यन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अब रीवैल्यूएशन के बारे में हम आपको बताते हैं। रीवैल्यूएशन या अधिमूल्यन। जैसे आप लोगों को ये लगता होगा कि हमारा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया बड़ा कमज़ोर है, तो ये RBI के पास पावर है कि चाहे कि वो एक डॉलर को 1 रुपये के बराबर कर सकता है। 1 डॉलर को 1 रुपये के बराबर वो चाहे तो कर सकता है, ये उसके पास पावर है। लेकिन इससे समस्या क्या होगी? अधिमूल्यन देखिए होता क्या है। अधिमूल्यन वो होता है कि जब हम अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाते हैं, वो बाज़ार की जो महाशक्तियाँ हैं उनके द्वारा ये नहीं किया जाता है, बल्कि हमारे RBI यानी कि सरकार की इच्छा से जब इसमें अधिमूल्यन यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत बनाया जाता है, तब उसे अधिमूल्यन कहते हैं। अधिमूल्यन सीधा मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को, रुपए को मजबूत करना ही अधिमूल्यन कहलाता है। लेकिन अभी तक किसी देश ने अधिमूल्यन कभी किया नहीं है। क्यों नहीं किया है, इसके बारे में आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि 1 डॉलर 1 रुपये के बराबर कर दिया जाए, ये भारत सरकार में क्षमता है। वो चाहे 5 मिनट में 1 डॉलर को 1 रुपये के बराबर कर दे। लेकिन क्या होगा, इसके बाद समझिए क्या होगा। तो हमारा व्यापार यानी कि जो 1 डॉलर 1 रुपये के बराबर यदि हो जाए, तो इस समय 1 डॉलर की कीमत मान लीजिए 80 रुपया है, 80 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ 80 गुना जो हमारी वस्तुएं हैं वो 80 गुना महंगी हो जाएंगी विदेशी मार्केट में। जैसे 1 डॉलर बराबर 1 रुपया कर दिया जाए, तो क्या होगा कि हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डॉलर को जब 1 रुपये के बराबर कर दिया जाए, तो हमारी जो वस्तुएं हैं वो विदेशी मार्केट में, चूँकि 1 डॉलर बराबर 80 रुपया होता है, तो 80 गुना महंगी हो जाएंगी। आप बताइए कि हम कुछ भी निर्यात कर पाएंगे? जैसे हम भाई 1 डॉलर बराबर 80 रुपया है, लेकिन हम इसको बढ़ाकर 1 डॉलर बराबर 1 रुपया कर दें, तो हमारी वस्तुओं की कीमत 80 गुना बढ़ जाएगी।
यहाँ अभी तो हमको बेचने में दिक्कत ही आती है, जब 80 गुना महंगा करके बेचेंगे विदेशी मार्केट में तो कौन खरीदेगा। यानी कि हमारा निर्यात क्या होगा, निर्यात कम नहीं होगा, निर्यात शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं, विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं, वो क्या आएंगे, जब $1 बराबर 1 रुपया हो जाएगा तो वो यहाँ पे इसकी तरफ झांकेंगे नहीं, यानी वो भी शून्य हो जाएगा। एनआरआई, चूँकि एनआरआई जब वहाँ पे, मान लीजिए अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका में जो है 50 से 60 हज़ार डॉलर एनुअल अर्निंग है। ठीक है, 50 से 60 हज़ार डॉलर एनुअल अर्निंग है, यानी मंथली कितना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए 5,000 डॉलर। जब 5,000 डॉलर बराबर 5,000 रुपया हो जाएगा तो यहाँ 5,000 रुपये की क्या कीमत है आप समझ रहे हैं। तो एनआरआई भूखे मर जाएंगे, बल्कि वहाँ जाएंगे ही क्यों जब इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी तो। और फिर चले भी गए हैं तो वो किसी तरह भाग के आना चाहेंगे, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये एनआरआई भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर जब ये सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ बचेगा, वो भी कुछ नहीं रहेगा। तो आयात हम किससे करेंगे, आयात भी हमारा शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब कुछ अर्निंग ही नहीं है, यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा ही नहीं, तो हम किस चीज़ का आयात करेंगे, तो हमारा आयात भी कोलैप्स कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अधिमूल्यन जो है, यानी कि जो आपको लगता होगा कि हमारा रुपया कमज़ोर है, वो क्यों कमज़ोर है, हम उसको मजबूत कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। $1 की कीमत आप 1 रुपये कर सकते हैं, आरबीआई चाहे तो भी 5 मिनट में कर सकती है। लेकिन उसके बाद आप समझिए कि क्या होगा। क्या आप इन सारी चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हैं? यदि आप इन सारी चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप शौक से 1 रुपये बराबर $1 कर सकते हैं। आप ऐसे जाल में फंसे हुए हैं इस अमेरिकन सिस्टम से कि आप छटपटा सकते हैं, लेकिन आप इससे बाहर निकल नहीं सकते। ऐसे इतने आसानी से आपको नहीं फंसा दिया गया है। आप इससे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप, कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा था कि इकॉनमी फ्रंट से लीड करती है। आप जब फ्रंट से लीड करने लगेंगे तो आपके पीछे ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी, पूरा अमेरिकन सिस्टम आपके पीछे आने लगेगा। लेकिन आप पहले फ्रंट से लीड तो करिए, फ्रंट से जब लीड करेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। अभी 1-2 क्लास में मैं सिलेबस की ओर जाने लगूंगा। अभी मैं आप लोगों के लिए एक भूमिका बना रहा हूं, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं, जिससे इस जो कंपटीशन की तैयारी की जो पढ़ाई हो, आप उसमें आपका कॉग्निटिव विजडम अच्छे से बन जाए, जिससे आप आपका अच्छा अप्रोच हो जाए, आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएँ। आंसर राइटिंग लिखने से नहीं तैयार होता है, आंसर राइटिंग जो है यहाँ पे दिमाग में तैयार होता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है कुछ आपके दिमाग में हो जाए, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता होने लगे। मुझे लगता है इस हमारे 9-10 क्लास में आप सोचने समझने की क्षमता ज़रूर बढ़ने लगी होगी। मैं आगे 1-2 क्लास मेरे और अभी होंगे इन सारी चीज़ों पर, उसके बाद मैं सीधा सिलेबस में जाने वाला हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, और लोगों के पास जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट को ही ये कहे कि वो समझें, बल्कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको समझने की सबको ज़रूरत है, और वो जो समझेगा इस सब्जेक्ट को, उसका एक अप्रोच बदलता है। जो वो कुएं में मेढक की तरह है, वो कुएं से निकल कर जो है सारी चीज़ें सोचना शुरू करता है। इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स को सब पढ़ें, सब समझना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सभी के पास इसको शेयर करें, जिससे लोगों को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल सके। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं सभी को जो है एक इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझा सकूं। मैं कभी ट्रेन में आते जाते देखता हूं तो बड़ा इन्फीरियरिटी मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो बिना तर्क की बातें करते हैं, जिसमें कोई धार ही नहीं है, कोई उनका मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं बेअर्थ की बातों में। तो बेअर्थ की बातें ना हो, इसके लिए उनको जानकारी हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा सपोर्ट करें,
यदि मैं इस लायक आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। यही आपको आपका मेरे लिए प्रेम होगा। आप लोग हालांकि मुझे काफ़ी प्रेम दे रहे हैं। अभी मैं बहुत जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, 9-10 दिन मुझे हुआ है, लेकिन मैं मेहनत के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे मैं कंटिन्यू काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। मैं पूरा सिलेबस, जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ, मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराऊँगा। और पीटी और मेंस, प्री और मेंस दोनों के मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगा। और मैं यूपीएससी का भी कराऊंगा और पीसीएस, यूपी पीसीएस का, और भी जो पीसीएस का आप लोग डिमांड करेंगे उसके भी क्वेश्चन आंसर को मैं सॉल्व कराऊंगा। यदि आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का आंसर दूं और आप लोगों को संतुष्ट करूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मुझे प्यार दें।